आप देखो जी, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर हम देखें, यानी अगर हम चार्ज के केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स होता है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही चार्ज एक दूसरे के बराबर होता है, और ये होता है कितना, स्मॉल ई। स्मॉल ई को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, क्योंकि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैंने स्मॉल ई का वैल्यू बताया था, बल्कि आप में से ही किसी ने बताया था 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। याद आ रही है जी ये बात? यस सर। ठीक है। यस सर। आप लोग सब कॉपी कर ही चुके हैं इसे, इसमें एज सच कॉपी करने का कोई बात है ही नहीं। हमने इसके बाद डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एटम है तो उस एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। तो ये तो हुआ जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और बाहर होते हैं इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं राउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। किसी भी एटम में, ये एक एटम है, इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही वजह है कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। ठीक है, यस सर। दैट इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल। ये सब काम हम कर चुके हैं, ब्रीफ में मैं रिकॉल करा रहा हूं। जिस किसी ने अगर कॉपी नहीं किया हुआ था या लिखा हुआ नहीं था तो अब लिख लो। मुझे बता दीजिएगा, मैं ये डिलीट कर दूंगा। इसके अलावा क्या है जी कि जो लाइक चार्जेस हैं उनमें रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपने किसी एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। To charge a particle positively, रिमूव इलेक्ट्रॉन। रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दीजिए। रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स। आप इसे भी कॉपी कर लीजिए। अगर आपने एक पार्टिकल को चार्ज करना है निगेटिवली, टू चार्ज अ पार्टिकल निगेटिवली, क्या करेंगे इसमें? ऐड करेंगे सम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो यहां से एक बात तो क्लियर हुई मेरे को कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं। कॉपी कीजिए इसको। सर अगर किसी पार्टिकल पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस n हो, इफ डिफरेंस बिटवीन total number of protons and total number of electrons in a particle is equal to small n, then magnitude of its charge ये Q इक्वल्स हो जाएगा n इंटू ई, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्ज आने वाला E। अब ये चार्ज पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये इस बात से डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो डेफिशिएंसी हो गई, तो पार्टिकल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, देखो जो ऊपर लिखा है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए, पार्टिकल हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ई का वैल्यू आपको पता ही है, इसे हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, यानी वास्तव में ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है ना जी। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब हुआ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो चार्ज है ना जी, किसी भी बॉडी पर ई का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली। चार्ज ऑन अ पार्टिकल can be only integer multiple of E। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज आप अपनी इच्छा से कुछ भी सोचें वो नहीं हो सकता, वो केवल और केवल ई का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है। आप इस सबको कॉपी कर लीजिए। आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो लाइक चार्जेस हैं उनमें अट्रैक्शन, सॉरी लाइक चार्जेस में रिपल्शन। लाइक चार्जेस में रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस में, यानी एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो उनमें होता है अट्रैक्शन। ये जो रिपल्शन या अट्रैक्शन है ना जी, ये इन दोनों पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल हैं ये, एक चार्ज Q1 का है, दूसरा Q2 का है। अगर इनके बीच का ये डिस्टेंस r है तो इनके बीच भी ये फोर्स r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप r को 2 गुना कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो इनके बीच फोर्स 1/4 रह जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अगर आपने r को 3 गुना कर दिया, दूरी बढ़ा के 3 गुनी कर दी, तो ये फोर्स पहले का केवल 1/9 ही रह जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग है। एटम्स में ना जी हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, 2 8 18 8 इस तरह का, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ते हैं। तो मेरे पास कोई एक एटम है
उस एटम की बात करते हैं तो उसमें ना जी इलेक्ट्रॉन कई सारी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। एक ऑर्बिट ये हो गई, है ना, एक दूसरी ऑर्बिट ये हो गई, एक तीसरी ऑर्बिट ये हो गई, और सेंटर में हो गया जी हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप जरा सोच के देखो, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है ये वाली, इसके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। आप देखो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी है, दूरी सबसे ज्यादा है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर सबसे कम होगा। बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? कारण क्या है? क्योंकि इसका रेडियस सबसे ज्यादा है। Because its radius is largest. पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस पर ना जी सेंटर की तरफ फोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लिख लेना आप, exerted by nucleus on the electron works as centripetal force. अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो तब आएगा ना जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो इसमें ये बात इंप्लाइड हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, Yes, sir. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आपने ये तो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं ये नहीं पता था शायद, या ये नहीं सोचा था, तो मैंने अब वो बताया है कि ये क्यों रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस की तरफ इन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है, इसलिए रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो? मेरे पास ये कॉपर रॉड है जी। इस कॉपर रॉड में ना जी लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे, कॉपर के बहुत सारे एटम्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, कॉपर का एक एटम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। ऐसे कॉपर के बहुत सारे एटम्स होंगे। सभी एटम्स एक जैसे हैं, कॉपर के हैं तो आइडेंटिकल हैं सभी, यानी एक जैसी रेडियस के हैं, सब चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं हर एटम में। ठीक है, इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। उनकी अपने न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए उनकी न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग सबसे वीक होती है। आप लिख लो, इन कंडक्टर्स, यानी जिनमें करंट फ्लो होता है वो वाले मटेरियल्स, इन कंडक्टर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ वो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में होते हैं, हैव वेरी वीक बाइंडिंग
with their nuclei. अपने न्यूक्लियाई के साथ, हर इलेक्ट्रॉन की अपने अपने न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग जो है ना जी, वो बहुत वीक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिए आप। अब हमने क्या किया जी, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी का कनेक्शन कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए सिंबल हमने बना रखा है जी, लाइन लंबी ड्रॉ करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की लाइन के कंपैरेटिवली। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है जी हायर पोटेंशियल, यानी इसका पोटेंशियल हायर है किससे? नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल से। ये लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो है नेगेटिवली चार्ज्ड, हर एटम का अपना अपना इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वो बहुत वीक बाइंडिंग रखता है अपने न्यूक्लियस के साथ। तो इसलिए क्या है कि वो न्यूक्लियस को छोड़ के, यानी इस एटम को छोड़ के भी जा सकता है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत कमजोर है, तो छोड़ के भी निकल सकता है। तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जो हर एटम का अपना अपना इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो, ये जो हायर पोटेंशियल है यानी पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो रॉड के इस वाले एंड पर कनेक्टेड है, और नेगेटिव इधर। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चलना शुरू कर देंगे। आप सोच के देखो, यही होगा या नहीं? ये सब इसकी तरफ चलना शुरू कर देंगे। यस सर। आपको ये डायग्राम कॉपी भी करना है। जरूरी नहीं है आप इतने ही सारे एटम बनाओ, आप कम बना सकते हो, है ना। ये डायग्राम कॉपी करना है आपको। आप लिखें, व्हेन a बैटरी या सेल, कुछ भी कह दो आप, is connected across a conductor, ब्रैकेट में लिख लो, it means positive terminal of battery is connected with one end of the conductor and negative terminal with the other end. Bracket closed. Then all the outermost electrons इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग है ना वो बहुत कमजोर है, तो ये बहुत जल्दी से ना एटम से अलग हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे कॉपी करो, कॉपी जैसी हो जाए मुझे बता दो। मैंने लिखा है ऑल द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। Full stop. It means a unidirectional motion of these electrons
इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो कहते हैं ना, तो ब्रैकेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। इज स्टार्टेड, चेक करो जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक यूनिट डायरेक्शनल मोशन शुरू हो गया तो आप इसी को तो करंट कहते हो। कल मैं बात कर रहा था जी कि रिवर है, रिवर में हम बात करते हैं वाटर करंट या रिवर करंट। उसका क्या मतलब है कि नदी में पानी बह रहा है और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं, उसी को तो रिवर करंट कहते हैं। बोलो जी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इस बार करंट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट ना कह के इसे इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. It means a current starts to flow through the conductor. It is called electric current. इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, इसका sir. मतलब निगेटिव चार्ज इधर को जा रहा है। आप लिखें इट कॉजेस नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एवरी सेक्शन। रॉड का कोई भी सेक्शन आप लीजिए, सेक्शन से मतलब है कहीं भी खड़े हो जाइए रॉड में, तो हर सेक्शन पर, हर जगह पर आपको नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दिखाई देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चले गए, यानी इतना कूलम चार्ज एक सेकंड में चला गया, ऐसा आपको दिखाई देगा। ये जो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना जी, इसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई? इट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज net rate of flow of charge or charge flowing per second ये हो गई जी चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। आप लिखें अगले पैराग्राफ में डायरेक्शन ऑफ करंट is defined opposite to the direction of motion of electron। अब दिमाग में आएगा जी ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। अब ये बात कि करंट का डायरेक्शन क्या डिफाइन करें, ये तो डिसाइड करने वाले साइंटिस्ट थे ना, तो उन्होंने कहा जी निगेटिव नहीं जी, हमें तो पॉजिटिव अच्छा लगता है। आप ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर जाता हुआ सा महसूस होगा? इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव हैं, तो उनके इधर आने पर जैसा इफेक्ट होगा बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट होता, या ऐसा महसूस होता जैसे इस तरफ जा रहा हो पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए करंट का डायरेक्शन ये राइट वर्ड बताया गया। और करंट के लिए सिंबल यूज करते हैं जी हम कैपिटल आई।
ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डिफाइन किया जाता है। और ये डिफाइन किसने किया? साइंटिस्ट्स ने। उन्हीं की तो इच्छा थी कि हम क्या माने डायरेक्शन इसकी। ठीक है। अब आप जरा एक और बात देखो यहाँ इस कंडक्टर में अगर आप बात देखें तो लेफ्ट साइड कंडक्टर का जुड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ये वाला, और राइट वाला जुड़ा है निगेटिव टर्मिनल से। करंट का डायरेक्शन है ये। पॉजिटिव होता है हायर पोटेंशियल, और निगेटिव होता है लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब किसी भी कंडक्टर में करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल बहती है। ठीक है जी। आप लिख लो, इट Yes, मीन sir. करंट थ्रू अ कंडक्टर flows from positive terminal of battery to negative terminal of battery. कॉपी कर लो जी। ऊपर वाला रेड कलर वाला मिटा दूं? Yes. Yes. कर लो जी, फिर मुझे बता दे। तो आप देखो जी, यहाँ पर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो गया। ठीक है। आप लिख लो नोट, करंट थ्रू अ कंडक्टर always flows from higher to lower potential. कॉपी कर लो जी इसको। परी ने कहा था हाँ जी कंचे खेले हैं। आप जरा सोच के देखो जी, हमारे पास कंचे हैं और वो भी कलर्ड हैं। कलर्ड कंचे का मतलब हुआ कि उन कंचों के आर पार नहीं देखा जा सकता, है ना जी। कंचे मतलब ग्लास बॉल्स, सभी आइडेंटिकल साइज की हैं, यानी सबका रेडियस एक जैसा है। कलर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि वो ओपेक हो गए। कलर्ड का मतलब हुआ ओपेक हो गए, यानी उनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अब आपने एक डिब्बा लिया और उस डिब्बे में ये कलर्ड कंचे भर दिए, और ये डिब्बा पूरा भर दिया जी कंचों से। और इसके अलावा इस डिब्बे को पकड़ के ना जर्क्स के साथ हिला और दिया कि अगर कहीं कोई खाली जगह रह गई हो ना, कंचे उसमें भी धंस जाएं बुरी तरह से। और कंचे हैं ओपेक, यानी इनके आर पार आप देख नहीं सकते। कांच के जरूर हैं पर आर पार नहीं देख सकते क्योंकि कलर्ड हैं। ठीक। अब आप बताओ, ऊपर से देखो, आप यहां से देखिए तो ऊपर से देखने पर क्या आपको बॉटम दिखाई देगी? इसकी तली दिखाई देगी डिब्बे की? Yes, sir. नहीं दिखाई देगी। अगर आप देखो तो मैं ही बेवकूफी भरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं ही तो खुद कह रहा हूं कि ये कंचे जो हैं कलर्ड हैं, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता, और फिर मैं कह रहा हूं इन्हें पूरी तरह से भर दो, कहीं कोई खाली जगह ना रह जाए। और फिर मैं ही पूछ रहा हूं जी, ऊपर से देखने पे क्या इस तली दिखाई देगी इस डिब्बे की, बॉक्स की? भला वो कैसे दिखाई दे जाएगी? सारे में तो कंचे भरे हुए हैं, है ना जी। बहुत सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं दिखने का। अब आप एक काम और करो जी, एक कटोरा लेके आओ और उस कटोरे में पानी भर के लाओ, उस कटोरे में पानी भर के लाओ, और उससे ना जी पानी धीरे धीरे इसमें गिराना शुरू कर दो।
इस कटोरे में से। आप बताओ क्या होगा जब आप इसमें पानी गिराओगे, तो बताइए क्या होगा। अब अगर आप इसमें ये पानी डालोगे ना, तो पानी यहां से नीचे तक पहुंच जाएगा। पता है क्यों? Yes, sir. कंचे हैं गोल, कंचे हैं गोल, और गोल कंचे होने के वजह से क्या है, इनके बीच में ना जगह है खाली। कौन सी जगह खाली है? देखो ये रही जगह खाली, ये वाली। जब आप पानी भरोगे ना, तो वो इन खाली जगहों में भर जाएगा, भर जाएगा ना। Yes, sir. और आप पानी डाल रहे हो ऊपर से, यहां से, और पहुंच जा रहा है नीचे तक, तो इसका मतलब ये जो जगह खाली है, जिन्हें हम वॉइड्स कहेंगे, वॉइड्स ही तो कहेंगे इन्हें, ये ऊपर से नीचे तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो इन वॉइड्स में से होते हुए पानी नीचे तक पहुंच गया। ये जो वॉइड्स हैं ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं ऐसे जिगजैग पाथ में, सीधी लाइन में नहीं। पता है ये मुझे कैसे पता लगा सीधी लाइन में जुड़े हुए नहीं है? अगर ये सीधी लाइन में जुड़े हुए होते, आप सोच लो, अगर ये सीधी लाइन में जुड़े हुए होते तो क्या होता, यहां से चलने वाली एक लाइट रे बिल्कुल सीधी ऐसे बाहर आ जाती, अगर ये सीधी लाइन में जुड़े होते। और यहां से जब आप देख रहे होते, तो ये लाइट रे आपकी आंखों में चली जाती और आपको डिब्बे की ये तली का पॉइंट दिख जाता। सोच लो, क्योंकि लाइट रेज तो बिल्कुल सीधी लाइन में चलते हैं, तो सीधी लाइन में जुड़े होते तो सीधी लाइन में खाली जगह मिलती, उसमें से लाइट रे आ जाती। अब सीधी लाइन में तो ये जुड़े नहीं, तभी तो आपको तली नहीं दिख रही, लेकिन ऊपर से पानी डालने पे नीचे तक पहुंच गया, तो इसका मतलब ये जो खाली जगह है ये वाली, ये उल्टे सीधे तरीके से जुड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक। आप बताओ जी, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप वापस लौट आओ यहाँ पर। ये जो कॉपर रॉड है, इसमें ना कॉपर के एटम्स भरे हुए हैं, और ये कॉपर के एटम बिल्कुल ऐसे ही तो हो गए जैसे ये कंचे थे, आइडेंटिकल बॉल्स, बिल्कुल सेम रेडियस के स्फीयर्स, जो कि सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे कंचे, ये वाले बॉल, कॉपर एटम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे होंगे, इनके बीच में वॉइड्स होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन मैंने अभी अभी आपको बताया, बैटरी कनेक्ट करने पर ये इन वॉइड्स में चलना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना जी, इन वॉइड्स में चलना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन, और वॉइड्स में सीधा रास्ता तो क्लियर है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जिसने अभी चलना शुरू किया यहां से, वो इलेक्ट्रॉन यहां से चलता हुआ आगे जाएगा, आगे जाके एटम से टकराएगा, और टकराने पे ना जी उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, यानी वेलोसिटी लगभग हो जाएगी 0। लेकिन ये बैटरी तो कनेक्टेड है, यानी ये टर्मिनल तो अभी भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को फिर अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन साइड में से होके फिर आएगा इधर, और आगे जाके फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, आगे जाके फिर रास्ते में अगले एटम से टकरा जाएगा। एटम के बजाय मैंने इनको पॉजिटिव आयंस कहना चाहिए। पॉजिटिव आयन क्यों कहना चाहिए? क्योंकि इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हम अलग से शो कर रहे हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग से शो कर रहे हैं तो एटम की जगह आयन नहीं करना चाहिए हमने। सोच के देखो ये बात, सोच के देखो जी ये बात, Yes, sir. है ना जी। तो अब आप लिखो जी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ positive ions comma straight clear path is not available for motion of free electrons
full stop. Hence, they collide with positive ions. And lost their kinetic energy. It is converted into heat. कॉपी करो जी इतना पोर्शन, फिर आगे बोलता हूं। अगले पैराग्राफ में, सिंस बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड comma, therefore free electrons are further attracted by the positive terminal full stop. Hence, they further accelerate, क्योंकि फोर्स है ना तो एक्सेलरेट होंगे, उनकी स्पीड बढ़ेगी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल कॉमा रीगेन काइनेटिक एनर्जी। जब एक्सेलरेट होंगे तो स्पीड बढ़ेगी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कॉमा कोलाइड अगेन, comma heat is produced again. And so on. So on का मतलब यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। आप जरा एक बात सोच के देखिए, जब कभी भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो वायर गर्म हो जाता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो करंट फ्लो होने पर कोई भी वायर क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन उस वायर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं यानी एटम्स हैं उनसे बार बार टकरा रहे हैं और उन टक्करों में उनकी काइनेटिक एनर्जी बार बार लॉस्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है हीट में, इसलिए वायर गर्म होता जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताइए। No, sir. ठीक No, है, sir. अच्छा, करंट के लिए मैंने आपको बताया था, करंट इक्वल्स होती है चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। करंट के लिए सिंबल हम यूज करते हैं आई, और ये है चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो अब जरा यूनिट बताओ इसके लिए क्या हो जाएगी? चार्ज के लिए कूलम Coulomb. पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को कहते हैं जी एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को कहते हैं एम्पियर। एम्पियर के लिए एब्रिविएशन यूज करते हैं कैपिटल ए। ये यूनिट है जी करंट की। ठीक है, अब आप एक और बात बताओ जी, एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है,
उसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की यानी वेलोसिटी है, अभी 0 है। एक्सेलरेट हुआ, मैक्सिमम पर गई, टक्कर हुई, और टक्कर होते ही फिर से क्या हो गई, स्पीड उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर एक्सेलरेट होगा, फिर स्पीड अपने मैक्सिमम पर जाएगी, फिर टक्कर होगी, फिर 0 हो जाएगी। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड का तो यही चलता रहेगा। Yes. तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है ना जी, लगातार वेरिंग रहती है। इसे भी कॉपी कर लो, ये जो मैंने लिखा है। फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए ठीक है, और इसी तरह से ही लिख लो। तो आप बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन एवरेज वेलोसिटी is calculated for free electrons. इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं वेलोसिटी का v और ड्रिफ्ट का d लगा देते हैं इसके सफिक्स। ठीक है जी, यहां तक। Yes, sir. करंट I इक्वल्स होता है NEAVD, लिख लो। सर हाँ जी, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, नेटवर्क इशू था फोन में। कोई बात नहीं, अभी आप पहले इसे लिख लो। मैंने रिकॉर्ड कर लिया लेक्चर, मुझे मालूम था किसी ना किसी के साथ दिक्कत हो सकती है ना, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया लेक्चर, आप इसे लिख लो। आप देखो जी, एक शब्द है वीणा। करंट I इक्वल्स होता है वीणा, VENA। बस ये V में ना जी एक सफिक्स D और है, आप देख लो यही है कि नहीं नीचे। Yes, sir. है ना जी, मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है जी ये। हो गया जी ये याद, करंट I का वैल्यू। अब दिक्कत रह गई जी, ये फॉर्मूला आया कहां से, और यहाँ पे N क्या है, A क्या है। यस सर। N है डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो कंडक्टर है उसके 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका नंबर है ये। ए इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है, ई आप जानते ही हो, एलिमेंट्री चार्ज। आप इसे फटाफट कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। करंट का तो पता है ना कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, है ना जी। Yes, sir. Yes, sir. अब आप क्या करो, इस कंडक्टर की एक लंबाई कंसीडर कर लो। ये लंबाई ले ली मैंने वीडी मीटर, ठीक है जी। लेंथ मैंने कंडक्टर की कंसीडर की वीडी मीटर। वॉल्यूम बताओ कितना हो गया इसका, A इंटू वी डी। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता दो कितने हो गए, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इतने वॉल्यूम में यही तो हो गए। चेक कर लो, ठीक है। ये अगले 1 सेकंड में ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो इस पार्ट में हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस कर जाने वाले हैं। आप देखो कैसे, यहाँ वाला फ्री इलेक्ट्रॉन अगले 1 सेकंड में वीडी मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आप बताओ यहाँ आ गया। आप देखो इस सेक्शन को क्रॉस कर गया कि नहीं। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले 1 सेकंड में वीडी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ चला गया। आप देखो इसे क्रॉस कर गया कि नहीं। ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन अगले 1 सेकंड में वीडी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आ गया, है ना जी। अगले 1 सेकंड में ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस एक सेक्शन को पास कर जाएंगे। आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्ज ई होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के वजह से चार्ज यही तो होगा, और इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और आप देख लो ये राइट साइड में वीणा बन गया कि नहीं। चेक करो इसका वीणा बना या नहीं। तो आज की क्लास में यही छोड़ रहा हूं जी। आप इस थ्योरी को एक बार सारा कुछ पढ़ लेंगे। मैंने आज जो कुछ कराया है सारी थ्योरी ही थ्योरी है। तो इस थ्योरी के करने के बाद अभी न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, यानी क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, पर आप इसे पढ़ लीजिएगा सारा कुछ।